बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने बाकायदा चैप्टर 1 स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक में हमने जस्ट ओवरव्यू देखा था। 4 मेजर टर्म्स थी, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टर्मिनोलॉजीज, 4 मेजर कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर गोइंग्स टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको आपने पूरा याद करना है। इसकी फ़र्स्ट 2 या 3 लाइंस में, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फ़र्स्ट 2 या 3 लाइंस में क्या होगी, इसकी डेफिनेशन, और लास्ट 2 लाइंस में आप देखोगे इसका स्कोप। ठीक है, स्कोप या एप्लीकेशन कि हर ब्रांच को जब आप स्टडी करोगे अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है वो है, नेम से ही हमें ब्रांच की डेफिनेशन पता चलेगी। ठीक है, फर्स्ट जो ब्रांच है दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, पहले केमिस्ट्री का वर्ड जो है इसको समझें। केमिस्ट्री में हम बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है, बेसिकली एनीथिंग विच है स्पेस एंड हैव वेट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मैटर के बारे में, जिसमें हम कह लेंगे लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सब आएगा। ये बेसिकली फ़िज़िकल स्टेट्स हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिकल रिएक्शंस की बेसिकली स्टडी है। कोई भी मैटर है उसकी कंपोजिशन स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब कम टू द मेन टॉपिक, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ नंबर 1 कंपोजिशन एंड नंबर 2 फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है, अब ये समझते हैं कि कोई भी मैटर है, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेंगे। एक मैंने लेट्स सपोज एक लिक्विड की मैंने एग्जांपल ली जिसका नाम है वाटर। ठीक है, अब फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर ये एग्जांपल कैसे वेरीफाई होगी, कैसे हम स्टडी करेंगे। तो ये एक मैटर है, इसकी आप कंपोजिशन स्टडी करेंगे और उसका रिलेशन किसके साथ, फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ। दोनों का रिलेशनशिप आप स्टडी करोगे इस वाटर में कैसे। अब मैंने वाटर लिया। ठीक है, यहाँ पर इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, लिक्विड। आई थिंक 8 क्लास में हम फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं और हमने जस्टिफाई किया था वाटर के एग्जांपल से। तो वाटर इज़ ए लिक्विड, इसकी फ़िज़िकल स्टेट यहाँ पर क्या है, लिक्विड। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली ना मैटर की, फिर साथ ही आपने कंपोजिशन भी स्टडी की। आपने देखा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसका आपने केमिकल फार्मूला देख लिया, दिस इज़ नोन एज कंपोजिशन। ठीक, तो कंपोजिशन आपने स्टडी की और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी की। अब क्या हुआ, एक इस पे आपने कंडीशन अप्लाई की टेम्परेचर की, या कह लें कि आपने वाटर को हीट किया। जैसे ही हीट किया वाटर कन्वर्ट हो गया किस में, वेपर्स में। आपने इस मैटर की, ये भी एक मैटर है, ठीक है, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। आपने फिर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी की, तो वो क्या थी, गैस। और जब कंपोजिशन स्टडी की तो उसकी कंपोजिशन सेम थी, दैट इज़ H2O। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़िज़िकली चेंज हुआ, फ़िज़िकल स्टेट इसकी चेंज हुई, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कह लें, फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई फ्रॉम लिक्विड टू गैस जैसे ही आपने इसको हीट किया। तो इस तरह के प्रोसेसेस जो हैं किसी भी मैटर में, जब कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं उसकी फ़िज़िकल स्टेट स्टडी करते हैं, आया चेंज हुई नहीं हुई, फिर उसका रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या कंपोजिशन चेंज हुई। ठीक है, इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। तो इस तरह के 2 रिलेशनशिप्स जब आप स्टडी करते हैं मैटर में, मैटर क्या था, वाटर था, तो ये सारी जो आएगा इसकी स्टडी, ये आएगा अंडर फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिज़िकल स्टेट को स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद देयर कंपोजिशन। यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। तो साथ ही आप एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी स्टडी करेंगे जिसका नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। मज़ीद डिटेल फर्दर आ जाएगी चैप्टर्स में, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिंपल डेफिनेशन और इसका आप स्कोप देख लें। सेकंड हमारे पास जो ब्रांच है, दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, नेम से पता चल रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ
organic compounds. Now the question is what are organic compounds? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? इनका दूसरा नाम है हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी दिस इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सिंपल. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या है? नेम से पता चल रहा है जिनमें दो एलिमेंट्स का होना मस्ट हो. नंबर 1 इज़ हाइड्रोजन, नंबर 2 इज़ कार्बन. ठीक है, ये दोनों किसी भी कंपाउंड में होंगे, उस कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर उसकी आप स्टडी करोगे, ठीक है, उसकी कंपोजिशन देखोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट, उसके एप्लीकेशंस, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ हाइड्रोकार्बन की, जैसे कि C6H12O6. ठीक है, दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. वाई? कार्बन एंड हाइड्रोजन. बाकी चाहे जितने भी एटम्स हैं, कोई और है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, वी डोंट केयर. ठीक है, उसको नहीं देखना. जस्ट यू हैव टू सी क्या ये दो एटम्स प्रेजेंट है, वन इज़ कार्बन एंड द अदर वन इज़ हाइड्रोजन. इफ़ इट्स ओके देन दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इसका नाम है ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज क्या है? हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है. दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है? ग्लूकोज. दिस इज़ अ फूड ऑफ प्लांट. ठीक है, तो ये इन कंपाउंड्स की जब आप स्टडी करते हो अलग से, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब अलग से ब्रांच क्यों बनाई इन कंपाउंड्स की? बिकॉज ये कंपाउंड्स जो इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस अब तक ये प्रोड्यूस हो चुके हैं. नेचुरली वैसे ही प्रेजेंट है. नेचुरली क्या मतलब होता है? प्लांट्स एनिमल्स में नेचुरली अकर करते हैं. प्लांट में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं. ठीक है, इसके अलावा लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशली, जिसे आप कहते हैं, लेबॉर्ट्री में भी हम खुद भी अब तक मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर चुके हैं. ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो आ जाता है पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम में जो हम फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फ्यूल क्या होते हैं? ऐसा मैटर है, ठीक है, मैटर कह लें या कंपाउंड्स है, जब आप उनको बर्न करते हो तो वो अ लार्ज अमाउंट ऑफ आपको हीट देते हैं. ठीक है ना. फ्यूल ऐसी स्पीशीज़ हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं, व्हेनेवर यू बर्न इट दे गिव यू एनर्जी. ठीक है, जैसे कि घरों में आप स्यू गैस यूज़ करते हैं. ठीक है, स्यू गैस हम अक्सर कहते हैं, वो बेसिकली क्या है? दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. CH4 सिलेंडर्स में जो गैस फिल होती है, ठीक है, वो आप एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ना. जब आप हीट करते हैं मैच बॉक्स से, ठीक है, जैसे ही आप हीट करोगे, एनर्जी दोगे, वो इन टर्न आपको और भी ज़्यादा एनर्जी देगा. द प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक. जस्ट इनिशिएट करवाना है आपने प्रोसेस को. फ्यूल स्यू गैस मीथेन है, दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, जैसे ही आप हीट करोगे वो आपको एनर्जी देगा. वो एनर्जी आप यूज़ करते हैं इन द कुकिंग प्रोसेस. ठीक है, कुकिंग के लिए आप यूज़ करते हैं. तो पेट्रोलियम में भी इसी तरह आप फ्यूल, पेट्रोलियम में जितने भी केमिकल्स हैं, उनकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं. ठीक है, जब आप बर्न करते हैं वो आपको एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी पे डिफरेंट प्रोसेस में आप यूज़ करते हैं. तो पेट्रोलियम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल का लफ्ज़ लिखा होगा. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं. ठीक है, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं. अगर आप मेडिसिन की बैक साइड पे या उसकी प्रेस्क्रिप्शन में देखें तो लास्ट पे बिल्कुल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नेम लिखा होता है. ठीक है, जैसे कि जो बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, गेट्स, ठीक है, बॉश. ठीक है, ये कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ड्रग्स बनाती हैं, और उन मेडिसिन की नेचर क्या होती है? दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है, अब थर्ड ब्रांच इज़ सो सिंपल, जस्ट आप ऑपोजिट कर दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप क्या चीज़ स्टडी करते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी किसके अंडर आ जाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या आते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट हो. ठीक है, अब कोई ऐसा कंपाउंड आप स्टडी कर रहे हो जिसमें या तो सिर्फ कार्बन है, बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं.
सिर्फ कार्बन है, ठीक है, जैसे कि ये देखें CCl4, ओनली कार्बन, देयर इज़ नो हाइड्रोजन, राइट, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन हो, H2O, वाटर, ठीक है। तो इन केमिकल्स की स्टडी का क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब इनऑर्गेनिक स्पीशीज जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो, या तो कार्बन हो या सिर्फ हाइड्रोजन हो, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, फर्स्ट इज़ ग्लास इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम कमर्शियल लेवल की बात करें, ग्लास जो है ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्लास बनता है, ठीक है। अब इसमें ग्लास बेसिकली सिलिका SiO2, ठीक है, ग्लास सिलिका से मिलके बना हुआ है, इसमें देखिए ना कार्बन है ना हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो, तो वो भी क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में हम देखेंगे। इसके अलावा सैरामिक्स का वर्ड यूज़ हुआ है। सैरामिक्स भी एक, सैरामिक्स बेसिकली जो टाइल्स आप घरों में यूज़ करते हैं ना, विच इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, ठीक है, वो जिस कंपाउंड से मिलके बना होता है, वो जो स्टोन होता है, उसका जो फार्मूला होता है, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ब्रांच है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, दिस इज़ बायो केमिस्ट्री। ये नेम से पता चल रहा है, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। केमिस्ट्री क्या था, केमिकल रिएक्शंस, बायो क्या होगा, इसमें आप स्टडी करोगे केमिकल रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू वर्ड, बायो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, अभी मैं एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स की। प्लांट्स और एनिमल्स में जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं बायो मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है, उनके केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे, वो कैसे बनते हैं, वो कैसे टूटते हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, सारी प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल रिएक्शंस, सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में, वो उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, बायो केमिस्ट्री, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या फिर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए अब आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 इज़ प्रोटीन्स, ये सब आपने सुने होंगे, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, एंड द थर्ड वन इज़ फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में एक एग्जांपल मैंने पहले भी ली है, C6H12O6 ग्लूकोज की, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं ये आपके नेल्स में हैं, ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनका अपना एक फार्मूला है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, बहुत लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि बायोमोलिक्यूल है, पाया जाता है नेल्स में, हेयर में। फैट्स भी आपके जो फैटी सेल्स होते हैं बॉडी में, ख़ास फैटी सेल्स होते हैं, उनके अंदर फैट होती है, ठीक है। ये आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स, इनकी आप स्टडी करेंगे, इनकी सिंथेसिस बनते कैसे, इनकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि इनकी ब्रेक डाउन, ये टूटते कैसे, एनाबॉलिज्म टूट के बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इन सब की स्टडी आप करते हो किसमें, बायो केमिस्ट्री में, ठीक है। अब इसका स्कोप और एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, फूड साइंसेज में, ठीक है। फूड साइंसेज में ज़ाहिर है हम स्टडी करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में इस तरह की इसकी एप्लीकेशंस होंगी बायो केमिस्ट्री की। उसके बाद जो फिफ्थ वन है, वो भी नेम से क्लियर हो रहा है, बहुत ही आसान ब्रांच। नंबर फिफ्थ वन इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम ऐसे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करेंगे जो कि बनाए जाते हैं एट कमर्शियल स्केल। अब कमर्शियल स्केल क्या है, एट लार्ज स्केल,
ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं वो बड़े पैमाने पे बनाई जाती है। देखिए डोमेस्टिक स्केल भी होता है, जैसे घरों में छोटे छोटे लोगों ने फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ बनाई होती हैं, वो डोमेस्टिक स्केल है, ठीक है। लेकिन कमर्शियल स्केल क्या है, बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री, विद इन द कंट्री, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस लेवल पे जब हम एक केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं कि उस इंडस्ट्री में, ठीक है, कौन सा केमिकल बन रहा है, वो केमिकल बनाने में किन किन केमिकल्स की ज़रूरत पड़ी है, वो सारे जो प्रोसेस हम स्टडी करते हैं वो आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। डील्स विद स्टडी ऑफ, ये नहीं कि इंडस्ट्री की स्टडी, इंडस्ट्री में जो केमिकल बन रहा है उनके प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे हुआ वो केमिकल, ठीक है, एट कमर्शियल स्केल, वो आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। एक और इंडस्ट्री में दिख रही हूँ, सोप इंडस्ट्री। अब इसमें हमने क्या करना है, सोप इंडस्ट्री में क्या चीज़ बनेगी, सोप, ठीक है। आपने डायरेक्टली सोप की स्टडी नहीं करनी, सोप को बनाने में जो बेसिक केमिकल्स यूज़ हुए हैं, बेसिक केमिकल्स, ठीक है, बेसिक केमिकल्स यूज टू प्रिपेयर सोप, आपने वो स्टडी करने, ठीक है। बेसिक केमिकल्स को कहते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हैं ऐसे मटेरियल्स जो कि स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं ना, ज़ाहिर वो छोटे होंगे, जब वो कंबाइन हुए तब जाके बड़े लेवल पे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को स्टडी नहीं करेंगे, इसको बनाने के लिए जिन बेसिक केमिकल्स को हमने यूज़ किया, जैसे कि हो सकता है वो कॉस्टिक सोडा हो, NaOH, थोड़ा सा हमने एसिड यूज़ किया हो, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, जो कि आपके बुक में एग्जांपल्स हैं बेसिक केमिकल्स की, ठीक है। तो सोप में आप कॉस्टिक सोडा आपने यूज़ किया, NaOH, तो उसकी आप स्टडी करोगे कि कितनी अमाउंट में आपने यूज़ किया, राइट, और क्या हमने बीच में एसिड के ड्रॉप्स डाले, एसिड को यूज़ किया कि नहीं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स को आप स्टडी करते हैं जो कि फिर ये बिग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी बेसिस पे आप क्या सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हमने रॉ मटेरियल्स को देखना है। तो ये था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एट कमर्शियल स्केल। ओके, उसके बाद जो 6th ब्रांच है, दिस इज समवट अ न्यू ब्रांच बट इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है, मैंने आपको पढ़ाया था किससे निकला है, न्यूक्लियस से, जब हमने एटम की स्टडी की, न्यूक्लियस, ओके। जब हमने एटम की स्टडी की तो हमने पढ़ा कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें आप बेसिकली क्या स्टडी करते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ये न्यूक्लियस डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। कौन सा प्रोसेस वो कहलाएगा, न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है, वो मैं बताती हूँ न्यूक्लियर प्रोसेसेस का क्या मतलब है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ठीक है। न्यूक्लियस में आखिर कौन सा प्रोसेस हम करते हैं, फिर उसको हम स्टडी करते हैं, वो हो जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। प्लस एक और हम प्रोसेस में पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। दो प्रोसेसेस के नाम याद रखने, एक न्यूक्लियर प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस के नाम है न्यूक्लियर प्रोसेस, एंड रेडियो एक्टिविटी, दोनों ही न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं, राइट। अब इसमें होता क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर प्रोसेस जो हैं वो बेसिकली करवाए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें आप एक एटम यूज़ करते हो, उसके न्यूक्लियस पे आप काम करते हो, ठीक है। आप करते क्या, न्यूक्लियस को, इसमें दिस इज़ द न्यूक्लियस, उसकी आप करते हैं ब्रेक डाउन। हर एटम में ख़ास एनर्जी होती है, जैसे ही न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। इसको कहते हैं, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है, इसका नाम भी है ख़ास, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, उसके रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर प्रोसेस, जिसमें न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ये बेसिकली आप कहें कि ये इसको कहते हैं एटॉमिक एनर्जी, एटम से जो हमें एनर्जी मिली, ठीक है। ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। अगर आप देखें खुशाब में हमारे पास एक न्यूक्लियर प्लांट है,
चश्मा वाली साइड पे, ठीक है, पाकिस्तान, जिसमें एनर्जी काउंसिल जो है, पैक पाकिस्तान का एक इदारा है जिसमें आप एटॉमिक एनर्जी को स्टडी करते हैं, या जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, चश्मा वाली साइड पे न्यूक्लियर प्लांट्स। हमने अक्सर सुना होगा कि उनकी कॉलोनीज़ में क्या होता है, वो ख़ुद की अपने तौर पर जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, और अक्सर हमने सुना है कि उनकी बिजली जाती भी नहीं, क्यों? क्योंकि उनके अपने ट्रांसफार्मर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके पास, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक। अब दूसरा जो प्रोसेस था, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी। ये प्रोसेस है जिसमें एटम जो है एमिट बीम रिलीज़ करता है ख़ास रेडिएशंस, ठीक है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल हो जाते हैं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर है अप्रॉक्स 82, ठीक है, 82 से ज़्यादा हो जाए, वो एटम्स क्या करते हैं, नेचुरली अपने अंदर से शुआएँ या रेडिएशंस को निकालते हैं, ठीक है। उन रेडिएशंस को फिर फर्दर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कहाँ पर यूज़ करेंगे, इन एटम्स को हम यूज़ करते हैं रेडियो थेरेपी में। अब रेडियो थेरेपी क्या है, ये कैंसर की ट्रीटमेंट है, ठीक है। कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे है, अगर दो ट्रीटमेंट्स हैं वैसे कैंसर की, कीमोथेरेपी जिसमें मेडिसिन दे के इलाज किया जाता है, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता तो लास्ट स्टेज होता है रेडियो थेरेपी, जिसमें पेशेंट के ऊपर, ठीक है, एक ख़ास जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे कैंसर के सेल्स हैं, उस पार्ट के ऊपर रेडिएशंस डाली जाती हैं। वो बेसिकली एटम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे एटम्स जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं। वो रेडिएशंस जब उस बॉडी पार्ट पे पड़ती हैं तो वो कैंसर सेल्स को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू पूरी सर्जरी होती है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम रेडिएशंस को एमिट करता है, फिर उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर आ गई, मेडिकल फील्ड में आ गई, जिसका नाम क्या है, रेडियो थेरेपी, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इनकी आप स्टडी करते हैं। दो प्रोसेस मैंने बताया, न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें आप कह लें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो बात करेंगे, और दूसरा क्या था, रेडियो एक्टिविटी, जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास, दिस इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये नेम से पता चल रहा है इसमें आपने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करना है, ठीक है, और किस तरह हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, किसी तरह हम इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इनकी आप स्टडी करोगे, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को। अब कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 बायोटिक, नंबर 2 कौन से हैं, ए बायोटिक। बायोटिक क्या होता है, जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे इन्वायरमेंट के, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स। ए बायोटिक में आ जाएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें सॉइल है, वाटर है, ठीक है। तो इसकी स्टडी जो है एयर है। इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की स्टडी, और ये किसकी है, लिविंग की, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की जब वो स्टडी करोगे वो किस में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसके अलावा इसमें हम देखोगे कि हम इन्वायरमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, वी आर द रीज़न फॉर दी पोल्यूशन। जैसे हम पोल्यूशन कॉज करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। मोर ओवर हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को भी स्टडी करेंगे। ये जो ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये बाकी ब्रांचेस से भी कोरिलेट करती है, जैसे इकोलॉजी, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ या सॉइल, ठीक है। तो जब हम ए बायोटिक कंपोनेंट स्टडी कर रहे होंगे, उसमें जियोलॉजी की टर्म भी हम यूज़ करेंगे, मतलब सॉइल की स्टडी या अर्थ की स्टडी, तो वो भी आ जाएगी किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लास्ट ब्रांच विच इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बेसिकली मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, मेरा मास्टर एमएससी जो मैंने केमिस्ट्री में की है, मेरी स्पेशलाइजेशन और मेरी रिसर्च है इस ब्रांच पे, विच इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच, जिसको स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली रिलेट करता है, एनालिसिस से निकला है, जिसमें आप एनालाइज करते हो या एनालिसिस करते हो ऑफ सैम्पल, ठीक है। अब सैम्पल से क्या मतलब है, लाइक मैंने आपको कोई सैम्पल दे दिया, वाटर का सैम्पल है, सी वाटर का सैम्पल है, मैं कहती हूँ उसकी एनालिसिस करें, ठीक है। जब आप उसकी एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो वो सारा किसके अंडर आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है।
अब इस सैम्पल के एनालिसिस में आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टेक्निक्स यूज़ करोगे, तो वो सारा आप स्टडी करोगे, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं टू आइडेंटिफाई द सैम्पल, ठीक है। तो वो आ जाता है किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ओके, अब इसमें दो तरह के आप एनालिसिस करते हो सैम्पल में। एक है आपके पास क्वालिटेटिव एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब वाटर का सैंपल है, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है एनालिसिस में, पहला सेपरेशन करते हो। अभी ये दोनों का मैं नहीं बता रही, पहले सेपरेशन करते हो आप इन दोनों एनालिसिस से पहले, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यू हैव टू सेपरेट योर सैंपल। मींस अगर मैंने आपको सी वाटर का सैंपल दिया है, अगर उसमें थोड़ा सा सॉइल है, तो सबसे पहले तो वाटर को अलग कर लोगे, सॉइल को अलग, क्योंकि आपने स्टडी किसको करना है, वाटर को। फिर आप उसकी उस वाटर के सैंपल पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे। मींस आप देख के बताओगे, क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी देख के बताओगे, स्मेल, कलर क्या है, ठीक है। सम साइंटिस्ट इवन टेस्ट द वाटर सैंपल, ठीक है। तो टेस्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो ड्रिंकेबल है या नहीं, ठीक है, पीने के काबिल है या नहीं, ठीक है। फिर आप बताते हो कि मैम वाटर का कलर जो है वो ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, मे बी इट्स ड्रिंकेबल और नॉट, हमें ये लग रहा है कि वो पीने के काबिल नहीं है। फिर आप क्या करते हो, उसके बाद जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हो सैंपल को, आइदर दिस इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग और नॉट, फिर आप उसके बाद सेकंड एनालिसिस करते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसमें आप डाटा की फॉर्म में पूरा डाटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं। मींस हर कंपोनेंट की आप क्वांटिटी बताओगे, ठीक है, ये पीने के काबिल है या नहीं, क्यों नहीं है, इसमें कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, इस सी वाटर में साल्ट की अमाउंट कितनी है, किस साल्ट की कितनी अमाउंट है। तो हर कंपोनेंट की सैंपल में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी आप क्वांटिटी बताओगे, इतने परसेंटेज प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक था क्वालिटेटिव एंड द सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दो तरह की हम एनालिसिस करते हैं, किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जाहिर है फिर इसका स्कोप भी ज़्यादा होगा, जैसे कि हर फील्ड में इसका स्कोप होगा। जैसे कि आप कह लो कि मेडिकल में भी होगा, जिसमें ब्लड सैंपल लेते हो, उसके एनालिसिस करते हो, ठीक है। इसके अलावा फूड साइंसेस में फूड का सैंपल दिया जाता है फूड अथॉरिटीज़ को, वो फिर उसका एनालिसिस करती हैं। बिल्कुल इसी तरह करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये सारी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, एक ही दिन में याद नहीं कर लेनी, ठीक है, ये ज़्यादा ब्रांचेस हैं, हाफ आप करेंगे ब्रांचेस स्टडी 2 डेज़ में, राइट। और इसके अलावा यही आपका फर्स्ट टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हाफ ब्रांचेस लिख कर याद करनी है, फिर ही आपको याद होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज में देख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे ब्रांचेस के बारे में, सिंपल डेफिनेशन पूछी हुई हैं और इसका स्कोप। ओके, थैंक यू।